Hello everyone, I'm Shahbaz and today we are discussing about our next topic which is wave motion and sound. Wave motion and sound दो डिफरेंट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं. पहले बात करेंगे वेव मोशन की, बाद में बात करेंगे साउंड की. तो वेव मोशन ऑब्वियसली साउंड को समझने के लिए पहले वेव मोशन आपको समझ में आना चाहिए, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट साउंड. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेव मोशन. टॉपिक का नाम है, सबसे पहले बात करते हैं यार वेव क्या होता है, व्हाट इज अ वेव. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, व्हाट इज वेव. इसका सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ कि स्टेटमेंट क्या होगा वेव का. डेफिनेशन ऑफ वेव क्या होती है, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर. मैंने क्या बोला, एनर्जी ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर. मतलब मैटर ट्रेवल नहीं करता, एनर्जी ट्रेवल करता है. ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर. इमेजिन करते हैं मैंने एक स्टोन लिया, उठा के मैंने ड्रॉप किया, नीचे पॉन्ड है, पूल है, पानी भरा हुआ है बहुत सारा. मैंने जब ड्रॉप किया, पहले पानी बिल्कुल कांस्टेंट था, जैसे मैंने स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन ड्रॉप करने की वजह से उसमें कुछ इस तरह का मोशन आएगा. यस और नो. स्टोन मैंने कहाँ ड्रॉप किया है, इस जगह. अब यहाँ क्या हो रहा है, स्टोन के पास जो एनर्जी थी वो किसको मिली है, वाटर सरफेस को. और जो स्टोन होगा वो कहाँ चला गया, सिंक हो गया सीधा जाके. ठीक है, सेटल डाउन हो गया. ये तो क्लियर है. अब यहाँ पर आपका एनर्जी किसको मिला है, सरफेस को. तो क्या कर रहा है, जो वाटर है वो ट्रेवल कर रहा है, उसमें एनर्जी ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में. इसको मैंने बोला वन पॉइंट, इसको मैंने बोला अनदर पॉइंट. ठीक है, ये सेकंड नंबर पॉइंट है, इसको मैंने क्या बोल दिया, अनदर पॉइंट. तो यहाँ से क्या बोला मैंने, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर. इट मीन्स मैटर ट्रेवल नहीं करता, ओनली क्या ट्रेवल करता है, आपका एनर्जी. मैटर क्या कर रहा है, आपका डूब जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है. ठीक है, तो वेव का मैंने डेफिनेशन क्या बोला कि ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मतलब वेव मोशन में ओनली एनर्जी ट्रेवल करता है, मैटर मतलब मास ट्रेवल नहीं करता. ठीक है, ये काफ़ी इजी और काफ़ी नॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया किसका, वेव का. ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर. मैटर ट्रेवल नहीं करता, ओनली क्या ट्रेवल करता है, आपका एनर्जी ट्रेवल करता है. अच्छा, जब भी इस तरह की वेव मोशन की बात आती है आप उसको डिस्टर्बेंस की फॉर्म में ही बोल सकते हैं. वेव मोशन होता है डिस्टर्बेंस. वाटर के सर्फेस को आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं इसको डिस्टर्बेंस भी बोल सकता हूं, है ना. अब बात करते हैं वेव मोशन का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. पहला होता है आपका डिपेंडिंग ऑन मीडियम, और सेकेंड नंबर होता है आपका डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मीडियम और डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. अब मैं क्या करता हूं, इसको भी कुछ पार्ट में क्लासिफाई करता हूं डिपेंडिंग ऑन मीडियम को. पहला होता है आपका मतलब वेव का क्लासिफिकेशन है. वेव को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया. वो दो पार्ट कौन कौन से, पहला है मीडियम और डॉट, दूसरा डायरेक्शन. मतलब जो एक वेव होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, मीडियम पर भी और डायरेक्शन पर भी. पहला मीडियम की डिपेंडेंसी में इसका नाम मैंने लिखा है मैकेनिकल वेव. ठीक है, मैकेनिकल वेव का दूसरा जो नाम होता है वो होता है आपका इलास्टिक वेव. ठीक है, बात करते हैं दूसरा एग्जांपल की, वो होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव. ठीक है, नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम है, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि याद रहे कि इसी का दूसरा नाम है ये. नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या होगा, बहुत बेसिक सी बातें कर रहा हूं मैं, साउंड वेव. ठीक है, अगर नॉन मैकेनिकल की बात करूं तो उसका एग्जांपल क्या होगा आपका, लाइट वेव. ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स होंगे यहां पे. तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, बाद में हम इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक साथ. अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो इसको मैंने दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया हुआ है. पहला होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स वेव. ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगेन हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक होता है आपका कंप्रेशन, एक होता है आपका रेयरफैक्शन. ठीक है, ट्रांसवर्स को अगेन हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक होता है क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ. ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, साउंड वेव. इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपके पास, लाइट वेव. ये बहुत ही प्यारा क्लासिफिकेशन है.
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वेव को क्लासिफिकेशन क्या है। वेव को मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ, पहला डिपेंडिंग ऑन मीडियम, दूसरा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। मैकेनिकल वेव इसका पार्ट है मैकेनिकल वेव, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या होता है इलास्टिक वेव, नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा साउंड, इसका एग्जांपल होगा लाइट। करेक्ट लिखा है बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडनल वेव इसका पार्ट है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन का। दूसरा क्या है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल को मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, पहला कंप्रेशन, दूसरा है रेरफेक्शन। ट्रांसवर्स वेव को अगेन मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, पहला है क्रेस्ट और दूसरा है ट्रफ। इसके एग्जांपल की बात करूंगा, एग्जांपल क्या होगा आपका साउंड, इसके एग्जांपल क्या होगा आपका लाइट। इज दैट क्लियर? ये इसके क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया है, अब इसको डेफिनेटली हम लोग क्या करना है एक्सप्लेन करना है। तो 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि ये मैकेनिकल वेव क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिकल वेव। इसका डेफिनेशन की बात करेंगे ऑब्वियसली। पहले डेफिनेशन आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैकेनिकल वेव का। मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। मैंने क्या बोला, विच रिक्वायर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल मीडियम की। विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, मटेरियल मीडियम की। अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है, प्रोपगेशन का मतलब क्या होगा आपका, ट्रैवल करना। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन होता है कि मटेरियल मीडियम क्या होता है। मटेरियल मीडियम इन द सेंस कोई भी सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड या फिर गैस, ये सब किस में आते हैं आपके मटेरियल मीडियम में। ठीक है, तो मैंने इसका डेफिनेशन क्या बोला, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव व्हिच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, ये स्पेशलिटी, स्पेशल क्या होगा आपका मैकेनिकल वेव। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका साउंड वेव। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा मेरे पास कौन सा है, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, दूसरा कौन सा है मेरे पास, नॉन मैकेनिकल वेव। पहले बात की मैंने किसकी, मैकेनिकल वेव की, अब बात करूंगा मैं किसकी, नॉन मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव समझ में आया आपको, विच रिक्वायर्ड, ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल मीडियम कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि साउंड वेव, मैंने एग्जांपल दिया था साउंड वेव। अब साउंड ऐसी वेव है जो सॉलिड से ट्रैवल करेगा, लिक्विड से ट्रैवल करेगा, गैस से ट्रैवल करेगा, लेकिन वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेगा। आपने सुना होगा कि वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया आपका मैकेनिकल वेव का। इसका अपोजिट कौन सा होने वाला है आपका, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या बोलेगा, नॉन मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन इवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। वो क्या कहलाएगी आपकी नॉन मैकेनिकल वेव। इसका एग्जांपल क्या था, लाइट। ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, ये सब जगह से ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका एग्जांपल हो गया लाइट वेव। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इसका डेफिनेशन लिख दूं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, बता दिया अभी। इट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। समझ में आ गया। इसका अदर नेम क्या होगा आपका, इलास्टिक। इसका अदर नेम क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कर सकते हैं ऐसा। अच्छा एक चीज और, इलास्टिक वेव अगर कोई पूछता है ना, तो इलास्टिक वेव इतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर कौन सा नाम है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अगर बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की एंड वेवलेंथ की। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वो लो होती है और वेवलेंथ जो होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि ये मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, कि हमें थोड़ी देर बाद अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैकेनिकल वेव होती है उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और वेवलेंथ लार्ज होती है, जबकि इसका अपोजिट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है आपकी,
हाई होती है, लार्ज होती है, और जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का सिंबल बनाया मैंने डायरेक्टली ना, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ के सिंबल को लैम्डा, और वो क्या होती है यहां पर लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, जो मैकेनिकल वेव होती है इट कैन बी ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जो जितनी भी जो मैकेनिकल वेव होती है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। मैंने बताया था अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं, यहां पर लिखा हुआ था सेकंड पार्ट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन में। पॉइंट नंबर 4 अगर इसकी बात करूंगा, इट कैन बी ओनली ट्रांसवर्स, ये ओनली कौन किस तरह की होती है, ये ट्रांसवर्स ही होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको, साउंड याद आ रहा है, और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था अपन ने आपको, लाइट। ठीक है, तो इसके बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन लिख दो, इनके दूसरे नाम लिख दो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में लिख दो, और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल किस तरह की होती है, किस तरह दोनों तरह की होती है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव ओनली किस तरह की होगी, ट्रांसवर्स ही होगी। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये क्या पार्ट हुआ आपका, ये पार्ट हुआ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन के बाद। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। इससे पहले क्या कहता है, डिपेंडिंग ऑन मीडियम। डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन अगेन मैंने इसको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, 2 पार्ट में। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या बोला मैंने, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। मीडियम के पार्टिकल इसमें क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका वेव है और वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। मतलब वेव अगर उधर जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करेंगे, इस तरह ट्रेवल नहीं, सॉरी वाइब्रेट मतलब जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। ठीक है, वेव अगर उधर जाएगा तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये बोला मैंने ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ था, पहला था क्रेस्ट, एक था ट्रफ। ठीक है, अब इसमें क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं अलग बना लेता हूं। देखिए ये वेव है, अपर पार्ट जो होगा टॉप मोस्ट वो क्या होगा आपका क्रेस्ट, लोअर पार्ट क्या होगा आपका ट्रफ। टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव क्रेस्ट, लोअर मोस्ट ट्रफ। ठीक है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। वेव उधर जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। 2 पार्ट हो गए क्रेस्ट एंड ट्रफ, पहला एक क्रेस्ट है, अपर जितने भी पार्ट होंगे आगे तक वो सब क्या कहलाएंगे आपके क्रेस्ट, लोअर मोस्ट जितने पार्ट होंगे सारे क्या कहलाएंगे आपके ट्रफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था आपको, लाइट। और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइट ले लीजिए, रेडियो वेव ले लीजिए, और इंफ्रारेड ले लीजिए। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल आप और भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव। दूसरा कौन सा था अपने पास, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, इसको भी मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, पहला कौन सा था आपका कंप्रेशन, एक कौन सा था आपका रेयरफेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। अगर वेव उधर जा रही है तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन वेव जा रहा है पार्टिकल भी उधर ही जाएगा। ठीक है, वो कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। कंप्रेशन मतलब रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, रेयरफेक्शन मतलब रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, मतलब पार्टिकल अगर पास पास आ जाएंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेयरफेक्शन। ठीक है, मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल पास पास आ गए तो कंप्रेशन, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर चले गए तो रेयरफेक्शन, फिर पास पास आ गए फिर दूर दूर चले गए। इस तरह अगर चल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा वेव कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा कंप्रेशन, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन और ये भी रेयरफेक्शन। इज इट क्लियर?
तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, साउंड वेव। बहुत ही बेसिक एग्जांपल, साउंड वेव इसका एग्जांपल है। डेफिनेशन क्या बोला मैंने इसका डेफिनेशन, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं बेसिक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंसेस की। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव का डिफरेंस क्या होगा, सोचिए। पहला डिफरेंस में क्या लिख सकता हूं, इनका डेफिनेशन। पहला डिफरेंस क्या होगा, इनका डेफिनेशन, इसका पार्टिकल वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। इसका होगा कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, इजी है। इसके एग्जांपल दे दो भैया, लाइट एंड साउंड। दो तीन एग्जांपल तो मतलब दो तीन चीजें तो ऐसे ही मिल जाएगी आपको, फिगर बना दो ज्यादा ज्यादा, तो दो तीन लाइन आप इजीली लिख सकते हो इसके अंदर। अब क्या लिखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो कहां कहां ट्रेवल कर सकती है, कैसे कैसे ट्रेवल कर सकती है। तो ट्रांसफर वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, कहां से ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ट्रांसफर वेव कहां से ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड से, एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस से ट्रेवल कर सकती है। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सबसे ट्रेवल कर सकती है। समझ रहे हो, ट्रांसफर वेव ओनली कहां से ट्रेवल करेगी, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ट्रांसफर वेव कहां से ट्रेवल करेगी, ऑन द सॉलिड से एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ओनली लिक्विड के सरफेस से ट्रेवल करती है। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हर जगह से ट्रेवल कर सकती है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही बात। दूसरी बात करते हैं, अगर ट्रांसफर वेव की बात की जाए तो ट्रांसफर वेव के दो पार्ट हो गए मैंने, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट है, नीचे वाला पार्ट ट्रफ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की, दो क्रस्ट के बीच की बात करें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाता है आपका, वेवलेंथ। क्या कहलाता है ये, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, और ट्रफ के बीच का गैप भी क्या होगा, डेफिनेटली वेवलेंथ। ठीक है, अगर मैं कंप्रेशन और यहां की बात करूं तो यहां पर ही कहा जाएगा कि कंप्रेशन एंड इसके बीच का जो गैप होगा, कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का गैप, वो वेवलेंथ कहलाएगा लैम्डा। यहां से इसकी बात की जाए तो इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा आपका, लैम्डा। यहां के ये इसका बीच का गैप क्या है, कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का गैप लैम्डा। मतलब दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बीच का गैप वेवलेंथ है, लैम्डा है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का गैप भी लैम्डा है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक आगे दिया हुआ है, इसकी नाम पहले से आ गया है। इज दैट क्लियर, ये हो गया बेसिक चीज। अब बात करेंगे पार्टिकल। इसमें क्या बोला था डेफिनेशन मैंने, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, है ना। अगर पार्टिकल की बात की जाए यहां पर, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्रेस्ट वाली कंडीशन में, क्रेस्ट ये ऊपर अगर पार्टिकल जा रहा है तो इसमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आई रिपीट द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और मैक्सिमम होगा। किस केस में, क्रेस्ट वाले केस में। ट्रफ वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव एंड मिनिमम। देखो नीचे जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव एंड मिनिमम। यहां पर अब बात की जाए कंप्रेशन की केस की, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कंप्रेशन में पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा एंड मैक्सिमम होगा। जैसे कि इसका पॉजिटिव मैक्सिमम है, वैसे यहां भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। और अगर रेयरफेक्शन के केस की बात की जाए, रेयरफेक्शन के केस में क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी रेयरफेक्शन के केस में नेगेटिव होगा और मिनिमम होगा। समझ में आ रही है। यहां डिस्प्लेसमेंट की बात की है मैंने, यहां पर वेलोसिटी की बात की है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड पॉजिटिव किस केस में, कंप्रेशन केस में। नेगेटिव एंड मिनिमम किस केस में होगा आपका, रेयरफेक्शन के केस में। क्या आपको ये सारी बात समझ में आई, काफी आसान ही है। ठीक है, और इसके एग्जांपल मैंने क्या दिए हैं पहले से ही। इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइट, रेडियो, इंफ्रारेड। इसका एग्जांपल क्या होगा, साउंड वेव। ठीक है, तो ये पार्ट आपका काफी आसान है यहां पे। ठीक है, तो ये पार्ट यहां पर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं हम लोग, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये डिफरेंस था, डिफरेंस में एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको, 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इजीली सब्जेक्टिव पेपर में लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा पार्ट, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस। तो पहले डेफिनेशन के बात करने वाले हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल ए से या कैपिटल ए से, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता क्या है, देखो
एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो आ रही है लंबी, ये लाइन क्या कहलाती है आपकी? मीन पोजीशन। क्या कहलाती है लाइन आपकी? मीन पोजीशन। यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप ये देखिए, आप अगर यहां पे मानते हैं कि ये वाला पार्टिकल, क्या ये मैक्सिमम है? आंसर इज नो। क्या ये मैक्सिमम है? हाँ ये है। क्या ये मैक्सिमम है? मेगा है। तो पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट किस माननी चाहिए आपकी? मीटर में। अरे लेंथ ही तो है भैया। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया आपका? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। काफी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेवलेंथ। बड़ी दिनों से, बड़ी देर से हम लोग इसका वेट कर रहे थे। वेवलेंथ क्या होता है? अच्छा, वेवलेंथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? सिंबल से, लैम्डा बोलते हैं इसको। थोड़ा देख लो, शक्ल में ऐसा दिखता है, उल्टा वाई बोलते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, तो वेवलेंथ है ये। और वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बोला? लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक साइकिल का कंप्लीट लेंथ जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? जैसे कि मान लीजिए साइकिल के पेडल देखे यूं, तो एक साइकिल का कंप्लीट, देखो इस हाथ में घड़ी बंधी हुई है, ऊपर देखिए ये हाथ घूम के वापस अपनी जगह आ जाए तो कब आएगा? अब आया। तो इसने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट किया, देखो आया। तो जब पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, वो पूरा साइकिल क्या कहलाएगा आपका? वेवलेंथ। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में आ गया? बहुत आसान है। एक कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। ठीक है, भले ही आपका जो वेव है ऐसा होगा, तब भी आपका जो यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो वेवलेंथ कहलाएगा। भले ही आपका साइकिल इस तरह, किसी भी तरह का हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब क्या कहलाएगा आपका? वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान है ये। अच्छा, मैं एक और वेव बना रहा हूं, कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये भी क्या होता है? वेवलेंथ। मैंने बोला था क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का जो गैप होगा वो भी क्या कहलाएगा आपका? ये पहला डेफिनेशन तो ये हो चुका है। दूसरा क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। ये क्रेस्ट से क्रेस्ट है और ये ट्रफ से ट्रफ है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो भी क्या कहलाएगा आपका? वेवलेंथ। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक कितना वेवलेंथ आ रहा है? 1/4। ये कितना है? हाफ। और ये कितना है? अगेन 1/4। तो पूरा मिला के कितना हो गया? 1। मैं यहां से बात कर रहा हूं तो यहां से यहां कितना हो गया? देखिए फिर से वेवलेंथ हो रहा है, लैम्डा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल क्या कहलाएगा आपका? वेवलेंथ, लैम्डा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें एक और बात बोली थी हम लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो भी क्या कहलाएगा आपका? वेवलेंथ। जैसे कि मैं यहां बना लेता हूं, बनाया था मैंने पहले भी। ठीक है, जैसे कि ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये रेयरफेक्शन है। तो कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का गैप क्या होगा? वेवलेंथ। ये भी क्या हो जाएगा आपका? वेवलेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ वो भी वेवलेंथ होगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि यहां से यहां के बीच का गैप कितना होगा, बताना एक बार। आप बोलोगे λ/2। अरे हाफ ही तो हो रहा है लैम्डा। समझ में आ रही बात? तो ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं, ये वेवलेंथ कहलाता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो लेंथ की बात कर रहा है वेवलेंथ, तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका? मीटर। यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड लेंथ, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट बाई एन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई ए पार्टिकल इन 1 सेकेंड। की एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, वो कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल लेता हूं, ये मान लेते हैं पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है मेरे पास। मैंने इन दोनों को टाइम दिया 1 सेकेंड का, मेरे को जितना दौड़ना है दौड़ लो। एक ने दौड़ा इतना, एक ने दौड़ा 1 सेकेंड में। कौन ज्यादा तेज चला? किसने ज्यादा वाइब्रेशन किया? आप बोलोगे इसने।
जिसने 1 सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशन की वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा भैया, ये देखो 1 2 3 4 कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, मैंने इनको टाइम दिया कितना, ओनली 1 सेकंड का टाइम दिया है। एक और पार्टिकल है मेरे पास, उसको भी मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ये देखो इसको भी मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया, इसको भी 1 सेकंड का टाइम दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, 1 कंप्लीट साइकिल, कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड में, 1 2 3 4। तो इसका जो एन होगा, इसका फ्रीक्वेंसी होगा कितना हो जाएगा 4, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पता है क्या होता है, हर्ट्ज, HZ, ठीक है। 1 सेकंड में इसके कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं 2 हर्ट्ज, देख लो, समझ रहे हो। 1 सेकंड में एक पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट करता है, 1 सेकंड में 100 बार कर रहा है, 200 बार कर रहा है, 1000 बार कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकंड, कि एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है वो कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी। इसी का रिलेटेड टॉपिक है टाइम पीरियड, दोनों का रिलेशन भी है। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी से। इसका डेफिनेशन रिपीट करते हैं, दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। डेफिनेशन क्या है इसका, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है वो क्या कहलाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। इसका डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट 1 साइकिल, कि एक साइकिल, देखो 1 सेकंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है 4 टाइम, ठीक है, लेकिन पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया होगा, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। आप बोलोगे सर 4 साइकिल करी है 1 सेकंड में, तो एक साइकिल आई थिंक 1/4 सेकंड, क्या बोलते हो, देख लो इधर सोच लो भाई, यहाँ पर 4 साइकिल कितने टाइम में करी 1 सेकंड में, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया होगा, ये ओनली 1 साइकिल, इतना सा कितना टाइम लिया होगा उसने। अब बोलोगे सर इतना का 1 सेकंड है, तो आई थिंक 1/4 है ना, 4 साइकिल है तो 1/4, पहले का, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/4, चौथे का 1/4, आंसर आ गया 1। क्या बोलते, समझ में आ रहा है। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। अब बोलोगे यहाँ पर सर 2 साइकिल कंप्लीट किए 1 सेकंड में, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया होगा कि सर 1/2 सेकंड, 1/2 + 1/2 = 1। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। इस केस से अगर बोलूंगा तो टी का वैल्यू कितना आएगा 1/4 सेकंड, इस केस को देखकर बोलूंगा तो टी का वैल्यू कितना आएगा 1/2 सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होगा भैया, ऑब्वियसली टाइम है तो यार सेकंड ही होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है ये, और कई बार काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो रहा है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। शायद आपको देखा देखा लग रहा होगा, अब ये भी किया हम लोगों ने। क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन होता है n = 1/t। यहाँ पर n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और t क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। ये दोनों का रिलेशन है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था हम लोगों ने, उसका फ्रीक्वेंसी कितना आया था 4 सेकंड, और इधर कितना आया था, सॉरी सेकंड क्या होगा, हर्ट्ज होगा ना, इधर कितना आया था 2 हर्ट्ज, याद है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि टाइम पीरियड गिवन है, जैसे कि ये केस मान लेते हैं, इसमें टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1/4, तो क्या यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से, कितना हो जाएगा, यही निकाल लेते हैं। n = कितना फॉर्मूला है 1/t, तो 1/t का वैल्यू कितना है 1/1/4, t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो n का वैल्यू कितना आया इस केस से 4 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बताते हैं अपन, हर्ट्ज, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या बताते हैं अपन, सेकंड, ठीक है। तो हर्ट्ज = कितना हो रहा है 1/सेकंड, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं t = 1/n, मतलब 1 फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं बोलूंगा तो सेकंड = 1/हर्ट्ज और हर्ट्ज = 1/सेकंड, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, समझ रहे हो। जैसे सेकंड है 1 सेकंड लिखा हुआ है, इसको मैं 1 हर्ट्ज भी लिख सकता हूँ, करेक्ट है, गलत नहीं है। यहाँ हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसको मैं 1 सेकंड भी लिख सकता हूँ, करेक्ट है।
ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड को अगर प्रोडक्ट कर दूं तो n डॉट टी इज इक्वल टू कितना होगा, हमेशा 1। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है 4 और टाइम पीरियड कितना है इसका 1/4। करके देख लो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 4 इंटू 1/4 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। इट इज ऑलवेज 1। ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का। ठीक है, एक और छोटा सा रिलेशन होता है यहां पे, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड, हाँ ये रिलेशन, ये इसका छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, वेव वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, v से, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा से और टाइम को रिप्रेजेंट करूंगा t से। आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला भी अभी बताया था हम लोगों ने, n इज इक्वल टू किसके बराबर था 1/t और t इज इक्वल टू कितना था 1/n। आप इस फॉर्मूले से ध्यान से देखें तो ये बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का, मतलब n किसके बराबर है 1/t के बराबर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, लैम्डा इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, लिख सकता हूं ना। तो क्या मैं 1/t को इस n से रिप्लेस कर सकता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू n लैम्डा। यहां पर मेरे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड का फॉर्मूला सामने दिया हुआ है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है। दोनों ही फॉर्मूले बड़े काम के हैं, दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है और दोनों पे क्वेश्चन बन जाते हैं। v इज इक्वल टू एन लैम्डा पे वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ और वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टाइम। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहाँ पे दोनों रिलेशन कंप्लीट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, काफी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट लिखा है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बता रहा तब भी बोला था, जो कि कहाँ से ट्रेवल करता है, ओनली दैट कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम, जो कि एक मीडियम से ट्रेवल करता है। वेव क्या एक डिस्टर्बेंस है। किससे आया डिस्टर्बेंस, आपने स्टोन ड्रॉप किया था एग्जांपल याद है, उससे क्या होगा, वाटर सरफेस पे गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो वेव क्या एक डिस्टर्बेंस का फॉर्म है। ठीक है, जो कि कहाँ से ट्रेवल करता है, किसी मीडियम से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर बट नॉट मास। हाँ जी बिल्कुल, अरे ये तो डेफिनेशन की बातें बोल दी इसने, ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। मतलब मैटर ट्रेवल नहीं करता, बट नॉट मास, मतलब मास ट्रेवल नहीं करता। ओनली क्या ट्रेवल करता है भैया, एनर्जी ट्रेवल करता है, मास ट्रेवल नहीं करता। दूसरा क्या बोल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर विद द कांस्टेंट स्पीड इन होमोजीनियस मीडियम। अच्छा 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 अच्छा, होमोजीनियस मीडियम क्या होता है? होमोजीनियस मीडियम देखना पता होना चाहिए पहले, जहां पर मीडियम का जो डेंसिटी होता है यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। जैसे कि मैंने एक ग्लास में पानी लिया और ग्लास का पानी बिल्कुल प्योर है, तो हर जगह उसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है हर जगह। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका होमोजीनियस मीडियम। अगर मान लो मैंने पानी भरा है और कुछ 10 पार्टिकल डाल दिए कुछ, तो वहां क्या हुआ, उस केस में कहीं डेंसिटी अलग होगा, कहीं अलग होगा, कहीं अलग होगा। इसलिए उसको क्या बोला मैंने, नॉन होमोजीनियस को हेटेरोजीनियस बोलते हैं उसको ना, जहां पर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होता। तो होमोजीनियस की बात कर रहा हूं, मतलब मीडियम हर जगह क्या है, सेम है मीडियम का डेंसिटी। तो एनर्जी ट्रांसफर तो कांस्टेंट स्पीड, मतलब वहां पर एनर्जी का जो स्पीड होगा ट्रांसफर का वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, फोर्थ, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिफरेंट। ओके, देखो पार्टिकल की बात कर रहा है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। तो इसने क्या बोला, ओवरऑल जो वेव का वेलोसिटी है वो कितना होता है, वो तो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं एयर में बात करूं तो 340 होगा या 332 होगा, जो भी होगा एक फिक्स होता है, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं आता। लेकिन मीडियम का जो पार्टिकल साथ में वाइब्रेट करता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो वाइब्रेट करता है, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट पोजीशन पर। जैसे कि बात करें पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर पार्टिकल यहां चला गया कहां पर, मीन पोजीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी यहां पर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां पर क्या होगी, मिनिमम होगी या फिर जीरो होगी। कौन सी भी पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर जीरो या फिर मिनिमम। ठीक है,
कंटिन्यूस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कंटिन्यूस फेज डिफरेंस। कंटिन्यूस फेज डिफरेंस क्या होता है? देखो पार्टिकल यहां, ये क्या है, वेव है इस तरह का, तो टोटल फेज डिफरेंस जो आता है वो कितने का आता है आपका? अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 90 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर 270, फिर 360, इस तरह फेज डिफरेंस हर पॉइंट पर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जब वेव चलता है तो डेफिनेटली हर पॉइंट पर उसका फेज का डिफरेंस भी क्या होता है? अलग अलग ही होता है। इसके बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा डिटेल में बात करने को है नहीं, अदरवाइज हम तो ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।